गौतम अडानी निर्विवाद रूप से भारत के सबसे ताकतवर कारोबारी हैं। ताकत है तो दौलत भी आती जाती रहती है। 2022 के सितंबर महीने में वो कुछ घंटों के लिए दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति भी बने थे। ब्लूमबर्ग के मुताबिक उनकी जो करंट नेटवर्थ है 109 अरब डॉलर है। भारतीय रुपए में करीब 10.5 लाख करोड़ के आसपास दुनिया के 17वें सबसे अमीर इंसान हैं। बीते समय में भारत के जितने क्रिटिकल सेक्टर्स हैं वहां आपको अडानी नजर आ जाएंगे। पोर्ट्स, सीमेंट, पावर, हाईवे, डिफेंस, मीडिया भी। भारत की और भी कंपनियों ने पूरी दुनिया में कारोबार फैलाया है, मसलन रिलायंस है, टाटा है, वेदांता, एल&टी। कुछ नए नाम भी हैं, विप्रो है, HCL है, जिन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया में फिर नाम कमाया, इसलिए हमने इनको नया कहा। लेकिन इन सारी कंपनियों को ग्लोबल प्रेजेंस बनाने में, कॉन्ग्लोमरेट बनने में दशकों लग गए। अडानी का उभार जिस तेजी से हुआ है वैसे उदाहरण तो आपको खोजने ही पड़ेंगे, और इस रैपिड एक्सपांशन ने अडानी के हिस्से कुछ विवाद भी दिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में अडानी समूह की कारमाइकल खदान के खिलाफ 2017 के आसपास एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ। 2022 के आसपास तक वो चला। 21 में माइन शुरू हो गई थी। प्रदर्शनकारी कोयला खदान के पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को लेकर विरोध कर रहे थे। अडानी समूह ने कहा कि उन्होंने कोई कानून तोड़ा नहीं है। साउथ अफ्रीका, ये 2025 में अडानी समूह की एक कंपनी साउथ अफ्रीका में एक बिडिंग के लिए शॉर्टलिस्ट होती, यानी बोली लगाने से पहले का स्टेज। काम था $26 बिलियन में साउथ अफ्रीका की नेशनल पावर ग्रिड को अपग्रेड करना। जैसे ही अडानी के प्री बिड शॉर्टलिस्ट होने की बात सार्वजनिक हुई, साउथ अफ्रीका के सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा हो गया। केन्या आइए, नवंबर 2024 में अडानी समूह को 2 बड़े प्रोजेक्ट्स मिले। पहला नैरोबी के जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार और दूसरा बिजली ट्रांसमिशन लाइंस का कुल $3.25 बिलियन का सौदा था। केन्या में इन डील्स का विरोध हुआ। विपक्षी नेताओं ने इल्जाम लगाया कि डील पारदर्शी नहीं है, देश की संपत्ति एक विदेशी कंपनी को लंबे समय के लिए दी जा रही है। बाद में केन्या की अदालत ने एयरपोर्ट डील पर अस्थायी रोक लगाई और फिर 21 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति ने खुद डील कैंसिल करने की घोषणा की। लेकिन अडानी ग्रुप से जुड़ा कोई विवाद इतना बड़ा नहीं हो पाया जितना न्यूयॉर्क की एक अदालती दस्तावेज में 20 नवंबर 2024 को देखने को मिला। अमेरिका के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन SEC ने इल्जाम लगाया था कि अडानी समूह ने भारत में ठेके लेने के लिए तकरीबन 2000 करोड़ की घूस दी और ये बात अमेरिकी निवेशकों से छिपाई गई। इस बाबत अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस DOJ ने एक आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसे अमेरिका में इंडाइटमेंट कहा जाता है। और फिर जब अदालत ने उसे स्वीकार कर लिया तब अडानी समूह सवालों में घिर गया। जो साउथ अफ्रीका में हंगामा होता, हमने आपको बताया कि क्यों इनको ग्रिड का काम दे रहे हैं, क्यों उसके लिए शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण यही था कि अडानी समूह पर अमेरिका में गंभीर आरोप लग गए थे। ये सब बाइडेन दौर की बात थी, लेकिन अब तो दौर बदल गया। अब ट्रंप का जमाना है। ट्रंप आए हैं, पुरानी फाइलों को पलट रहे हैं। सो अब उन्होंने अडानी वाले केस को भी पलटने का मूड बना लिया है। 15 मई को न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अडानी वाला केस बंद करने की तैयारी की है और इसमें उनकी मदद की है डोनाल्ड ट्रंप के वकील ने। अखबार ने यह भी लिखा है कि इस केस के बंद होने के बदले में अडानी अमेरिका में लगभग $10 बिलियन का निवेश करेंगे। इतने निवेश से 15,000 नौकरियां तैयार हो सकती हैं यूएस में। NYT की रिपोर्ट के बाद भारत में विपक्ष एक्टिव हो गया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील नहीं की, बल्कि अडानी की रिहाई का सौदा किया। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है कि जस्टिस डिपार्टमेंट 1 हफ्ते के अंदर ही अडानी का केस क्लोज कर सकता है। आधिकारिक तौर पर जब तक ये बुलेटिन तैयार हो रहा था, न यूएस न ही अडानी ने इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी थी। वो देते हैं तो हम उसको आने वाले किसी वीडियो में शामिल करेंगे। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटी एक बड़ी घटना तो है ही, जिसमें भारत सरकार और एक भारतीय कंपनी दोनों का नाम आता है। इसलिए हम आज राजदूत में इसकी बात करेंगे। NYT की रिपोर्ट में क्या लिखा है ये जानेंगे कि अडानी पर आरोप क्या थे और फिर वो इस संकट से बचकर निकले कैसे, इस पर भी बात होगी। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। कहानी की शुरुआत उस दौर से होती है जब भारत अपनी एनर्जी पॉलिसी में तब्दीली ला रहा था। सरकार का फोकस साफ था, कोयले पर निर्भरता को कम करना है और सोलर एनर्जी को बढ़ाना है। इस लक्ष्य के तहत 2020 के आसपास
एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। सरकारी संस्था सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) इसने दुनिया के सबसे बड़े सोलर टेंडर्स में से एक को लॉन्च किया। ये सिर्फ बिजली बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, इसमें सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग थी और लंबे समय तक के पावर सप्लाई अग्रीमेंट्स भी थे। पीपीए भी कहते हैं, पावर परचेज एग्रीमेंट, जो राज्य सरकार के साथ होता है। इसी टेंडर में दो बड़ी कंपनियां सामने आई, अडानी ग्रीन एनर्जी और अज्योर पावर। दोनों को मिलाकर करीब 12 गीगावाट क्षमता के प्रोजेक्ट अलॉट हुए। अच्छा, भारत में बिजली का सिस्टम इस तरह का है कि कोई भी सोलर कंपनी डायरेक्टली जनता को बिजली नहीं बेचती है। पहले वो SECI के साथ एक डील करती है और फिर SECI राज्य की जो डिस्कॉम होती है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशंस जो होती हैं, उनके साथ एक PPA करवाती है, पावर परचेस एग्रीमेंट। यही जो डिस्कॉम्स को बिजली मिलती है, फिर वो आपके घर तक के आती है, आप उसी डिस्कॉम को पे करते हैं। कुछ प्राइवेट डिस्कॉम्स हैं, जैसे टाटा है, मुंबई एरिया में आप जाएंगे तो आपको टोरेंट नाम से भी एक कंपनी मिलेगी। और फिर जो विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, इस तरह के जो बहुत सारे नाम आपको नजर आते हैं, वो सरकारी डिस्कॉम्स हैं। 2020-21 के समय भारत के कई राज्यों की बिजली कंपनियां, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कॉम्स, आर्थिक दबाव में थी। इनके ऊपर पुराना कर्ज था और बिजली खरीदने बेचने में इनको हो रहा था लॉस। इस बीच सोलर पावर की कीमत तेजी से नीचे आ रही थी क्योंकि पैनल सस्ते हो रहे थे। मतलब बिजली जो पहले महंगी मिलनी थी, अब वो सस्ते में बन सकती थी। दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत ये आई कि जो रेट थे वो तो पुराने टेंडर में तय हुए थे, अभी भी ऊंचे ही थे। तो राज्यों की बिजली कंपनियों को लगा कि अगर वो ये बहुत लंबे समय तक चलने वाले PPAs करती हैं, पावर परचेस एग्रीमेंट करती हैं, तो उनको 20 से 25 साल तक महंगी बिजली खरीदनी पड़ेगी, जबकि बाजार में तो सस्ती बिजली अवेलेबल है। इस वजह से कई राज्यों ने इन डील्स को स्टॉल करना शुरू किया, यानी स्थिति ये बन गई कि कंपनियों ने प्रोजेक्ट तो हासिल कर लिए थे, लेकिन बिजली बेचने के लिए जो PPA होना था वो अटकने लगा। और जब कोई प्रोजेक्ट बिजली बेचने का ही एग्रीमेंट पूरा नहीं कर पाएगा, तो उस प्रोजेक्ट का ही मतलब खत्म हो जाता है, वो बेमानी हो जाता है, कंपनी को नुकसान हो सकता है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट और SEC का इल्जाम यही था कि 2021 से 23 के बीच कुछ राज्यों में पावर परचेज एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कथित तौर पर रिश्वत दी गई अदानी समूह द्वारा। सबसे ज्यादा चर्चा आंध्र प्रदेश की हुई, जहां एक बड़ा पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने जो आरोप पत्र सार्वजनिक किया था, उसके मुताबिक अगस्त 2021 में अदानी की तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन रेड्डी से मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद आंध्रा ने लगभग 7 गीगावाट सोलर बिजली खरीदने पर सहमति दे दी। हालांकि आंध्रा सरकार और अदानी समूह दोनों ने इन इल्जामों को पूरी तरह से नकारा था। जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच ओडिशा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, इन सारी सरकारों ने बिजली खरीदने के करार किए। अमेरिकी एजेंसियों का फोकस सिर्फ भारत में दी गई कथित रिश्वत पर नहीं था, बल्कि उस पैसे के स्रोत और निवेश पर भी था जो इन प्रोजेक्ट्स में आ रहा था। इसीलिए यूएस ने मामला दर्ज भी किया। सितंबर 2021 में अदानी ग्रीन एनर्जी ने अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड्स इशू के लगभग $750 मिलियन जुटाए, जिसमें अमेरिकी निवेशकों का भी पैसा था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक करीब $175 मिलियन इस रकम में अमेरिकियों के थे। इतना पैसा मतलब अमेरिकी निवेशकों ने अदानी की कंपनी में लगाया। अमेरिका को दिक्कत इस बात से थी, या कम से कम उन्होंने कहा तो यही, कि हमारे लोगों का पैसा एक ऐसी कंपनी में क्यों लगाया गया जो रिश्वत लेकर प्रोजेक्ट्स हासिल करती है, जैसा उनका इल्जाम था। ऐसे में भविष्य में कंपनी के साथ कुछ भी हो सकता है, कंपनी बंद हो सकती है। कंपनी बंद हो जाएगी, दिवालिया हो जाएगी, तो अमेरिकी नागरिकों का पैसा डूबेगा। SEC का काम है अमेरिकी इन्वेस्टर्स के जो इंटरेस्ट हैं उनको सुरक्षित रखना, जैसा सेबी का भी काम भारत में है। तो दो संस्थाएं एक्टिव हो गई। पहला तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, वहां का न्याय विभाग, और दूसरा सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, SEC, वहां का सेबी आप कह लीजिए, ये वहां का शेयर मार्केट नियामक है। SEC का इल्जाम ये था कि जब अदानी की कंपनीज अमेरिका से पैसा उठा रही थी, तब उन्होंने निवेशकों को बताया कि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एंटी ब्राइबरी सिस्टम है, लेकिन कथित तौर पर अंदर चल रही गतिविधियों की पूरी जानकारी नहीं दी गई। उनका तर्क ये था कि अगर निवेशकों को मालूम होता कि इन प्रोजेक्ट्स के पीछे कानूनी जोखिम है, जांच का खतरा है, तो वो शायद निवेश न करते। तो ये SEC के आरोप थे, इसलिए उन्होंने इस मामले में एक सिविल केस दर्ज किया। जस्टिस डिपार्टमेंट जो था वो एक कदम आगे गया और 2024 में अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी के खिलाफ एक क्रिमिनल केस दर्ज किया गया। आरोपों में सिक्योरिटी फ्रॉड, वायर फ्रॉड और निवेशकों को गुमराह करने जैसे मुद्दे लिखे गए।
अब सिविल और क्रिमिनल दोनों मामले अदानी के खिलाफ यूएस में चल रहे थे। जैसे ही ये खबर सामने आई, वो जो इंडाइटमेंट सामने आया, दुनिया के बाजारों में हलचल मच गई। अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में कुछ गिरावट भी आई। भारत के भीतर राजनीतिक बहस तेज हुई। विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाया कि क्या कुछ कॉरपोरेट्स को राजनीतिक समर्थन मिल रहा है। दूसरी तरफ अदानी समूह लगातार कहता रहा कि ये सारे इल्जाम गलत हैं और अदानी समूह ने हमेशा कानून के दायरे में रहकर ही काम किया है। अब अमेरिका के सामने एक कानूनी समस्या आई कि जिन लोगों को समन भेजना था वो थे हिंदुस्तान में। अमेरिका सीधे भारत में किसी भारतीय नागरिक को अदालत का नोटिस तो नहीं भेज सकता था। इसलिए हेग सर्विस कन्वेंशन नाम की अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। इस प्रक्रिया में क्या होना था? अमेरिकी एजेंसियां, डीओजे कह लीजिए, भारत सरकार के कानून मंत्रालय को दस्तावेज भेजती और फिर भारत सरकार उन दस्तावेजों को संबंधित व्यक्ति तक पहुंचा देती। समन सर्व किया जाता है। जनवरी 2025 में एसईसी पहली बार भारतीय कानून मंत्रालय को समन भेजती है। अमेरिका चाहता था बहुत सिंपल चीज कि भारत सरकारी दस्तावेज गौतम अदानी और सागर अदानी तक पहुंचा दे, लेकिन कुछ समय बाद भारत सरकार उन कागजों को वापस लौटा देती है। भारतीय अधिकारियों का कहना था कि दस्तावेजों पर ओरिजिनल इंक सिग्नेचर नहीं थे, कुछ जगह आधिकारिक सील नहीं थी। दिसंबर 2025 में एसईसी फिर एक बार कोशिश करती है कि अदानी को समन पहुंचे, लेकिन फिर सरकार इससे मना करती है। जनवरी 2026 में एसईसी न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट जाती है और कहती है कि भारत के जरिए समन भेजने की कोशिश 14 महीने से अटकी हुई है। इसलिए ये इल्जाम लग रहे थे कि अदानी इस मुश्किल में उतने अकेले नहीं है जितने नजर आ रहे हैं, उन्हें मदद मिल रही है। खैर, जो भी हुआ हो, एक महीने बाद अदानी खुद ही समन लेने के लिए राजी हो जाते हैं। तब न्यूयॉर्क की अदालत ने कहा था कि समन लेने के बाद अदानी और उनके भतीजे को 90 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करना होगा। लेकिन मामला खिंचता गया और अब तो खबर आई है कि अमेरिका में ये केस ही बंद होने वाला है। अब आप ये सब सुनने के बाद एक सवाल पूछ सकते हैं कि अमेरिका को ये अधिकार किसने दिया कि अगर भारत में कुछ हुआ भी है, किसी ने किसी को रिश्वत दी है, तो उसमें अमेरिका की एजेंसी कैसे केस दर्ज कर सकती है? कैसे हो गया ये सब? इसका जवाब एक बड़े पुराने कानून में छिपा है, अमेरिका के फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। आप इसका नाम याद रखिएगा, आगे ये कहानी का केंद्र बनेगा। 1917 में अमेरिका ने कानून बनाया। हो क्या रहा था कि उस वक्त कई अमेरिकी कंपनियों पर विदेशों में रिश्वत देकर कारोबार हासिल करने के इल्जाम लग रहे थे। इसके बाद अमेरिका ने तय किया कि अगर कोई कंपनी विदेश में रिश्वत देकर फायदे की कोशिश करती है तो उसके खिलाफ यूएस में भी कार्रवाई हो सकती है, और इसी के तहत ये क्लॉज भी लगाया गया कि कोई कंपनी रिश्वत देकर अमेरिका में काम नहीं कर सकती, यहाँ के बाजार से पैसा नहीं उठा सकती अगर वो इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है। अमेरिका में वैसे एक अलग सिस्टम चलता है, वहाँ लॉबी करना एक वैलिड चीज़ है, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा कि लॉबी करना और घूस देना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इवन अंडर यूएस लॉ। ऐसा भी नहीं है कि इस कानून का इस्तेमाल पहली बार किसी विदेशी कंपनी के लिए हुआ हो या इसी मामले में हो। कई उदाहरण है। जर्मनी की कंपनी है सीमेंस, दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी में से एक मानी जाती है मोबिलिटी के मामले में। सन 2000 के दशक में जांच हुई, सामने आया कि कंपनी ने अलग अलग देशों में कॉन्ट्रैक्ट्स पाने के लिए रिश्वत दी थी। सिर्फ जर्मनी की बात नहीं थी, कई देशों में ये काम फैला हुआ था। लेकिन जैसे ही इसमें इंटरनेशनल बैंकिंग और डॉलर ट्रांजैक्शंस आए, अमेरिका ने इसमें एंट्री की। नतीजा ये हुआ कि कंपनी को अरबों डॉलर का जुर्माना देना पड़ा। एयरबस के साथ भी ये हुआ। यूरोपियन कंपनी है, ठीक सीमेंस की तरह। 3.6 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया गया। ब्राजील की एक तेल कंपनी पर भी इस तरह का केस दर्ज हुआ था, और अब अदानी पर भी इसी कानून के तहत कार्रवाई होने की तैयारी थी करने की। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अदानी का ये केस खत्म करने की तैयारी कर रहा है। कौन है अदानी का रखवाला? हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरी बार चुनकर आए तब उन्होंने बहुत से कानूनों में फेरबदल किया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए, कई कानूनों को उन्होंने निरस्त कर दिया। और इस कड़ी में 10 फरवरी को ट्रंप ने फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट को भी निरस्त कर दिया। तभी कई लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि अदानी को अब राहत मिल जाएगी। अब आइए एनवाईटी की स्टोरी पर, जिसका जिक्र हमने शुरू किया, जो इसकी आत्मा है आज के राजदूत की, वहीं से सब कुछ आया है। रिपोर्ट के केंद्र में एक नाम है, रॉबर्ट ज्यूफ्रा। अमेरिका की कानूनी दुनिया का एक बड़ा प्रभावशाली नाम है। बड़े कॉर्पोरेट मुकदमों में उनकी गिनती सबसे ताकतवर वकीलों में होती है। ज्यूफ्रा डोनाल्ड ट्रंप के वकील भी रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जब अदानी समूह पर अमेरिकी एजेंसियों का दबाव बढ़ गया तो उन्होंने ज्यूफ्रा को अपनी लीगल टीम में शामिल किया।
रिपोर्ट के मुताबिक जियोफ्रा ने अडानी का सिर्फ कानूनी बचाव नहीं किया, बल्कि सीधे अमेरिकी न्याय विभाग के सीनियर ऑफिसर्स तक उनका ऑफर पहुंचाया। एनवाईटी ने लिखा है कि अडानी ने अमेरिका में बड़े निवेश की योजनाओं का जिक्र किया, अमेरिका में अरबों डॉलर के निवेश और हजारों नौकरियां देने की बात की। वैसे ये बात अडानी समूह ने ट्रंप के चुनाव जीतने के वक्त ही कह दी थी। साथ ही उन्होंने ट्रंप को चुनाव जीतने पर बधाई भी दी थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जस्टिस डिपार्टमेंट के भीतर मामले को लेकर अलग अलग राय थी। कुछ अधिकारी कार्रवाई जारी रखना चाहते थे, जबकि कुछ का मानना था कि मामले के बड़े राजनीतिक और कूटनीतिक असर भी हो सकते हैं। कैसे राजनीतिक और कूटनीतिक असर? जब अडानी पर यह केस चल रहा था, मतलब अभी चीन के खिलाफ अपनी चाल अमेरिका तेज कर रहा है, उसको साझेदार चाहिए। भारत कितना चाहिए यह अब फॉर डिबेट हो गया है, लेकिन साझेदार तो उसको चाहिए ही, और भारत अभी कुछ समय पहले तक के एक बहुत सगा साझेदार था। ऐसे समय में भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक पर अमेरिकी कानून के हिसाब से एक्शन लेना राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामला बन सकता था। अब तक किसी भी पक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया दी नहीं है। ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि एक हफ्ते के अंदर डीओजे चार्जेस को हटा सकता है और फिर अडानी हो जाएंगे पूरी तरह से फ्री। तो ये था आज का राजदूत। इसे साजिद ने लिखा और इरशाद ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।